जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 6 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 1। आज का लेक्चर हमारा ओरिएंटेशन का लेक्चर है, जिसमें कुछ हम सब्जेक्ट के हवाले से समझेंगे कि ये सब्जेक्ट क्या है, किस नेचर का है, इसमें हम क्या करने जा रहे हैं। ठीक है। और ये चूँकि ओरिएंटेशन है, इसमें कोई टेक्निकल कंसेप्ट हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन आगे पूरा सेशन हमने किस प्लान के मुताबिक चलना है वो प्लान आज डिस्कस होगा। और फिर ख़ास तौर पे इस सब्जेक्ट की नेचर, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को सीखना होता है ना, तो सबसे पहले उसकी नेचर समझना ज़रूरी है। उसकी नेचर, हम सब्जेक्ट की नेचर आज के लेक्चर में देखेंगे, समझेंगे कि ये क्या है। क्योंकि जब हम इस सब्जेक्ट की नेचर समझेंगे, हमें पता चल जाएगा किस तरह का है, तो उसको तैयार करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। हमें पता चल जाएगा एग्जाम में आई कैप किस तरह के क्वेश्चन इस पेपर में पूछता है। जिस तरह के क्वेश्चन पूछता है उसको सामने रखते हुए हमारी तैयारी भी उन क्वेश्चंस के मुताबिक ही होगी। ठीक है। तो इसमें हम टेक्निकल कंसेप्ट तो कोई नहीं, लेकिन सब्जेक्ट को समझेंगे, किसी कंसेप्ट को नहीं, लेकिन इस सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि सब्जेक्ट है क्या। ठीक है जी। आज के लेक्चर की ड्यूरेशन हो सकता है कि नॉर्मल लेक्चर से थोड़ी सी कम हो, क्योंकि ओरिएंटेशन है ना, तो इसमें कोई स्पेसिफिक हमारी टाइमिंग नहीं होती कि हमने इतने ही टाइम में इसको एंड करना है। तो इसमें हो सकता है ड्यूरेशन थोड़ी कम हो। नॉर्मल लेक्चर की ड्यूरेशन आपको पता है ना हमारी, बताइए ना, वो टाइमिंग वगैरह क्लियर है ना, बस ठीक है, शाबाश। सब्जेक्ट जो हम अब पढ़ने जा रहे हैं, बल्कि चले सब्जेक्ट से पहले टीचर का इंट्रोडक्शन। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है, क्वालिफिकेशन FCA, तकरीबन 16 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए। ये सब्जेक्ट जो MFA का सब्जेक्ट है, ये जब से आई कैप ने इसे स्टार्ट किया है, ठीक है, ये पहली जो इसकी अटैम्प्ट थी वो मैंने नहीं पढ़ाई थी, उसके बाद सेकंड अटैम्प्ट से अब तक कंजेक्टिवली इस सब्जेक्ट को मैं पढ़ा रहा हूँ। मेरा ख्याल है कोई 6 अटैम्प्ट्स तो हो ही गई हैं, लगभग 5-6 अटैम्प्ट्स। तो ये है टीचर का इंट्रोडक्शन। सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन असल में आपके लिए जो आज के लेक्चर में सबसे अहम चीज़ है ना, वो ये समझना है इस सब्जेक्ट के बारे में, ये सब्जेक्ट क्या है और आई कैप ने इस सब्जेक्ट को क्यों इंट्रोड्यूस करा। ये आपका सब्जेक्ट जो है ना, ये आपके बाकी लगभग जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनसे डिफरेंट है। ठीक है, सब्सटेंशियली डिफरेंट है। फर्क क्या है, सबसे बड़ा फर्क क्या है भला? अमूमी तौर पे आपके जो दूसरे सब्जेक्ट है ना, वो एक टाइम में एक ही चीज के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, थ्योरी के ऊपर फोकस कर रहा होगा। थ्योरी से मुराद डिफरेंट, थ्योरी कहना वैसे थोड़ा सा गलत है, क्योंकि थ्योरी से मुराद ऐसे जहन में आता है जैसे कोई ऐसी चीज़ है जैसे रटा लगाना है, ऐसे वगैरह होते हैं। ऐसा नहीं है, हमारे सीए में थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स भी होते हैं, वो भी टेक्निकल होते हैं। उनमें कुछ कंसेप्ट होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे लॉ से रिलेटेड, किसी स्पेसिफिक प्रोफेशन से रिलेटेड। ठीक है, लेकिन फिर भी हम फॉर एग्जाम्पल उनको थ्योरेटिकल बोलते हैं। थ्योरेटिकल है जैसे बिजनेस लॉ वगैरह, और कुछ सब्जेक्ट न्यूमेरिकल है जैसे अकाउंटिंग, कॉस्ट काउंटिंग वगैरह। ठीक है, वैसे तो थोड़ा बहुत समझिए मिक्सर हर सब्जेक्ट में होता है। कोई थ्योरेटिकल है ना, उसमें भी थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल का कंसेप्ट इंक्लूड हो ही जाते हैं। उसी तरह न्यूमेरिकल है जैसे अकाउंटिंग है, उसमें थोड़े बहुत थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जो है अकाउंटिंग में भी थ्योरीज वगैरह टेस्ट करता है ना कैप, वो इंक्लूड होते हैं। लेकिन ये सब्जेक्ट इस लिहाज से डिफरेंट है कि इसमें लगभग लगभग मिक्सर दोनों का है इक्वल। लगभग 50% के करीब न्यूमेरिकल कंसेप्ट्स हैं इसमें, और लगभग 50% के करीब थ्योरेटिकल है। ये इस सब्जेक्ट में यूनिक चीज है जो इसे दूसरे सब्जेक्ट से डिफरेंशिएट करती है, कि इसमें थ्योरेटिकल टॉपिक्स भी है और न्यूमेरिकल टॉपिक्स भी है। और लगभग वेटेज कितनी है? लगभग, तो वेरिएशन हो सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन लगभग 50% के करीब है। ऐसा क्यों है? बाकी सब्जेक्ट्स में तो ऐसा नहीं, इसी सब्जेक्ट में क्यों है? ये सब्जेक्ट असल में आपको डिसीजन मेकिंग सिखाता है। अगर मैं आपको एक लफ्ज में इस सब्जेक्ट के बारे में बताऊं ना कि ये सब्जेक्ट क्या है, ये आपको डिसीजन मेकिंग सिखाएगा कि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, किसी कंपनी में जाके आपने जब डिसीजन करने हैं तो कैसे करने हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे कहता हूं, फर्ज कीजिए भाईजान आप एक कंपनी में CFO हैं, आपने डिसीजन करना है कि एक प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाए कि ना किया जाए। आप वो डिसीजन कैसे करेंगे? आपके सामने प्रोडक्ट की कॉस्ट भी है, आपके सामने उस प्रोडक्ट की प्राइस भी है, आपने उस प्रोडक्ट को लॉन्च करना है कि नहीं, ये फैसला कैसे करेंगे जी? हाँ, डिमांड वगैरह देखेंगे, शाबाश उसकी, और क्या करेंगे? देखेंगे कि इसे अगर हम लॉन्च करेंगे तो कितना प्रॉफिट, हाँ, इसको लॉन्च करेंगे तो इसमें
कितना प्रॉफिट होगा। शाबाश, ठीक है। आपने दो चीजें मुझे बताई, नोट कीजिए। एक आपने कहा कि इसका प्रॉफिट देखेंगे, और फिर आपने कहा साथ ही साथ इसकी डिमांड भी देखेंगे, ठीक है। यानी सिर्फ आपने फाइनेंशियल एस्पेक्ट नहीं देखा, आपने फाइनेंशियल के साथ साथ नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी देखा है, तभी अच्छा डिसीजन होगा। जब आप ये याद रखिए, दुनिया का हर डिसीजन, कंपनी में भी, प्रैक्टिकल लाइफ में भी और पर्सनल लाइफ में भी, जो भी डिसीजन होते हैं ना, उनकी कुछ फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, कुछ नॉन फाइनेंशियल होते हैं। जब भी हमने डिसीजन करना है ना, उसके फाइनेंशियल फैक्टर्स और नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स दोनों को सामने रख के डिसीजन करेंगे तो अच्छा डिसीजन होगा। अगर सिर्फ फाइनेंशियल फैक्टर्स को सामने रख के डिसीजन करेंगे तो चांसेस हैं आपका डिसीजन गलत हो सकता है, ठीक है। फिर आपके साथ वही होगा जो मैकडोनल्ड के साथ हुआ। उसने क्या किया, उसने अपनी एक प्रोडक्ट थी, बहुत ही फेमस प्रोडक्ट थी, उसकी कॉस्ट कम थी, प्राइस ज्यादा थी, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट थी। उसने सिर्फ फाइनेंशियल फैक्टर्स की बेस, हालांकि कितनी बड़ी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, लेकिन ये छोटा सा रूल है कि डिसीजन करने से पहले फाइनेंशियल के साथ साथ नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स को भी कंसीडर करना है। उसने इसको इग्नोर किया और मिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ। क्या किया, उनके फेमस प्रोडक्ट क्या थे, बीफ बर्गर। आपने भी शायद मैकडोनल्ड का बीफ बर्गर खाया होगा कभी, ऐसा ही है, कभी नहीं खाया, कोई बात नहीं, आर्टिकल्स में आप खाएंगे, ठीक है, चलें। तो उन्होंने क्या किया, सक्सेसफुल प्रोडक्ट थी, उन्होंने इंडिया में भी इस प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया। गैस कीजिए क्या हुआ होगा, इंडिया में बाइकआउट हुआ। बाइकआउट क्या हुआ, हम तोड़ना शुरू करते हैं, उनका ये क्या चक्कर, गौ माता हमारी हमें खिला रहे हैं काट के, ठीक है। क्या वहां पे ये प्रोडक्ट बिकी होगी, सेल हुई होगी, नहीं हुई होगी, हालांकि प्रॉफिटेबल थी, दुनिया के बाकी के हिस्सों में वो हॉट फेवरेट थी, यहां इंडिया में क्यों नहीं सेल हो सकी उधर? हाँ, क्योंकि उनके कल्चर में रिलीजियस फैक्टर्स की वजह से वो बीफ को इस्तेमाल नहीं करते। उसने इस चीज को इग्नोर किया और जितनी भी इन्वेस्टमेंट इस प्रोजेक्ट में थी सारी जीरो हो गई और रेपुटेशन लॉस अलग हुआ। ये किस वजह से हुआ? क्या उन्होंने फाइनेंशियल फैक्टर्स में कोई कमी छोड़ी थी? उधर कोई कमी नहीं छोड़ी थी, लेकिन नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स में इग्नोर कर दिया था। इसीलिए आईकैप आपको ये चाहता है कि आप डिसीजन करते हुए सिर्फ फाइनेंशियल फैक्टर वो भी कंसीडर करना है, ये नहीं इग्नोर करना है, वो भी कंसीडर करने हैं, लेकिन उनके साथ साथ नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स को भी कंसीडर करना है, ठीक है, वरना आपके फैसले गलत हो सकते हैं। और बिजनेस में याद रखें, बाज़ औक़ात पहली गलती जो होती है ना वही आखिरी गलती होती है। वो तो बड़ी कंपनी थी ना, डज उन्होंने बर्दाश्त कर ली। अगर नई कंपनी होती, इधर उधर से लोन पकड़ के जो इन्वेस्टर्स होते हैं उन्होंने कंपनी स्टार्ट की होती है, उसको इस तरह की सिचुएशन फेस करना पड़ जाए, वो रिकवर नहीं हो पाती। इसीलिए वो आपको चाहता है कि पहले से ये चीज़ रियलाइज हो और आप कोई भी अहम डिसीजन करने से पहले उसके फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों फैक्टर्स को कंसीडर करें। मुझे बताइए सारी डिस्कशन के एंड पे क्या सीखा हमने? क्या कोई भी बिजनेस डिसीजन करते हुए सिर्फ फाइनेंशियल फैक्टर्स को कंसीडर करना चाहिए, नॉन फाइनेंशियल को भी? नॉन फाइनेंशियल को भी। इसीलिए इस सब्जेक्ट में आईकैप एक हिस्सा उसने फाइनेंशियल फैक्टर का रखा है और एक हिस्सा उसने नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल फैक्टर को हम कहते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस और नॉन फाइनेंशियल को हम कहते हैं मैनेजेरियल एनालिसिस। आपके सब्जेक्ट का नाम क्या है जो आप पढ़ने जा रहे हैं? मैनेजेरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, MFA। इसमें एक पोर्शन मैनेजेरियल एनालिसिस है जो नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे फोकस करता है, स्ट्रेटजी सिखाता है आपको, और एक पोर्शन हमारा फाइनेंशियल एनालिसिस पे है, ठीक है, जो आपको फाइनेंशियल कैलकुलेशन वगैरह सिखाएगा। मैनेजेरियल MFA इज इक्वल टू मैनेजेरियल एनालिसिस प्लस फाइनेंशियल एनालिसिस। लगभग 50% वेटेज मैनेजेरियल की, लगभग 50% फाइनेंशियल की। अच्छा, एक चीज आपने नोट करनी है, इसकी रीजन एंड में आपने खुद सोचनी है। इसका नाम MFA है, मैनेजेरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। इसका नाम FMA भी तो हो सकता था, फाइनेंशियल एंड मैनेजेरियल एनालिसिस। क्या ये रैंडम सिलेक्शन हो गई हुई है कि इसके पीछे कोई मे बी रीजन हो? ये एक रीजन, ठीक, बिल्कुल मे बी रीजन, बिल्कुल ठीक है, उसके बारे में हम एंड में डिस्कशन करेंगे। पहले आ जाए, समझ आ गया? पहली चीज जो मैंने आपको सब्जेक्ट के बारे में समझाई, इस सब्जेक्ट के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा फाइनेंशियल वाला है, एक हिस्सा मैनेजेरियल वाला है, नॉन फाइनेंशियल वाला, ठीक है। ये असल में
कंपनी का जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें आपको पता है ओनर होते हैं उसके शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स माइंड करते हैं आगे डायरेक्टर्स को। लेकिन शेयर होल्डर और डायरेक्टर्स ये डे टू डे बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होते, ऑपरेशन में। जो डे टू डे बिजनेस में मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होते हैं ना, वो होते हैं सीईओ और सीएफओ। आप में से कोई स्टूडेंट मुझे सीईओ और सीएफओ में बता सकता है टॉप पोजीशन किसकी होती है? पक्की बात है? अच्छा, दोनों में फर्क बता सकता है कि दोनों का स्कोप ऑफ वर्क, जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या फर्क है? सीएफओ फाइनेंस का एक्सपर्ट होता है, शाबाश। और सीईओ क्या? सीईओ ओवरऑल देख रहा होता है, वो फाइनेंशियल फैक्टर्स भी कंपनी में देख रहा होता है, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स भी देख रहा होता है। किसका स्कोप ज्यादा हुआ? मुझे जरा बताइए, इस सब्जेक्ट के जरिए से आई कैप आपको क्या बनाने की कोशिश कर रहा है, सीएफओ या सीईओ? सीईओ। वो कह रहा है आप सीईओ के लेवल पे सोचे। अगर सिर्फ सीएफओ बनाना होता ये शायद सब्जेक्ट होता ही ना। ये सब्जेक्ट होता है वो सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ लिया आपने, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ ली है। आप देखेंगे यहाँ पे भी जो फाइनेंस में कंसेप्ट्स है ना, वो लगभग सारे कंसेप्ट्स की बेसिक्स लगभग सारे कंसेप्ट्स की आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। ये जो पहले उसने एमएफए के पेपर से पहले सीएमए की रिक्वायरमेंट ऐड किया, ये बिला वजह नहीं की। इसका मतलब ये है कि एमएफए के पेपर में जो कैलकुलेशन यूज होनी है, बेसिक कैलकुलेशंस टूल्स, वो सारे आप सीख चुके हैं, सारे आप सीख चुके हैं। इवन अगर कोई अच्छी किताब हो ना आपको दे दी जाए, तो अगर आपके कॉस्ट काउंटिंग के कंसेप्ट आपको अभी तक याद है, जो मेरा हाल है भूल गए होंगे कि याद है, अभी भूल गए वहाँ, लेकिन अगर वो कंसेप्ट आपको याद हो, अच्छी प्रैक्टिस की हो और अच्छी किताब हो, उसको देख के आप शायद 50% से ज्यादा फाइनेंस का कोई भी टॉपिक खुद से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक्स ऑलरेडी कवर हो। तो असल मकसद आई कैप का आपको फाइनेंस का एक्सपर्ट बनाना नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। सीएफओ नहीं बनाना चाह रहा आई कैप, सीईओ बनाना चाह रहा है, ताकि आप कंपीट करें जाके किन लोगों के साथ, सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ नहीं। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल अलम से कोई एमबीए क्वालिफाइड है, उसके साथ भी जाके आप जाके डिस्कशन कर सके, आर्गुमेंट कर सके, स्ट्रेटजीज डिस्कस कर सके उनके साथ भी। इस बिजनेस प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन है। वरना हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ऊपर आपको पता है ये एलिगेशन उम्मीद तौर पे लगती है कि हम फाइनेंस में तो बहुत एक्सपर्ट है, लोग मानते भी हैं, लेकिन जहां पे बिजनेस डिसीजन मेकिंग की बात आती है ना, स्ट्रेटजी मेकिंग की बात आती है, मार्केटिंग की बात आती है, मैनेजमेंट की बात आती है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात आती है, तब हमारी कैपेबिलिटीज पे कुछ लोग थोड़ा डाउट करते हैं कि शायद हमें ये स्किल नहीं है। आई कैप ने कहा नहीं, ये एतराज खत्म करेंगे हम, इसीलिए मैनेजमेंट से रिलेटेड सब्जेक्ट्स उसने इंक्लूड किए हैं। यहाँ पे तो कैफ लेवल पे, बेसिक लेवल पे है ना, जब आप सी फैप लेवल पे जाएंगे तो उसमें कुछ एडवांस थ्योरीज भी आपको सिखाए जाएंगे। बहरहाल, तो ये सब्जेक्ट, इसका टाइटल क्या? एमएफए, मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल। इसके कितने हिस्से हैं? 2 बड़े। इसको हम सब्जेक्ट को 2 बड़े हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। कौन से बड़े हिस्सों में? मैनेजरियल एनालिसिस और फाइनेंस। मकसद क्या है इसका? ताकि आप कोई भी डिसीजन करें, याद रखिए आज के बाद आपने जिंदगी में कोई भी डिसीजन करना है, पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ, आपने रुक के एक दफा सोचना है कि इस डिसीजन में सिर्फ फाइनेंशियल फैक्टर्स नहीं कंसीडर करने, मैंने नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स भी कंसीडर करने हैं। फिर दोनों फैक्टर्स को कंसीडर करके फिर डिसीजन करना है आपने, वो आपका डिसीजन उम्मीद है कि सही होगा। सिर्फ फाइनेंशियल बेसिस पे डिसीजन नहीं करना। इस सब्जेक्ट में आपको फाइनेंशियल स्किल्स भी सिखाई जाएंगी ताकि आपको पता चले सीएफओ कैसे काम करता है। इस सब्जेक्ट में आपको मैनेजरियल स्किल्स भी सिखाई जाएंगी नॉन फाइनेंशियल, ताकि आपको पता चले कि सीईओ कैसे डिसीजन करता है। ठीक है, सीएफओ से पूछा जाए ना, भैया ये एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग करवा दीजिए, वो कहेगा नहीं नहीं सर, खर्चा है मुफ्त का, और ट्रेनिंग करवाई ये ना हो एम्प्लॉयज निकल जाएं, छोड़ जाएं, हमारे तो पैसे जाया हो जाएंगे। लेकिन सीईओ क्या कहेगा? सीईओ कहेगा ट्रेनिंग करवाओ। क्यों ट्रेनिंग? कहेगा ट्रेनिंग इनिशियली कॉस्ट बढ़ेगी, लेकिन अल्टीमेटली ट्रेंड एम्प्लॉय कम गलतियां करता है, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लॉन्ग रन में कम होगी, और हम एम्प्लॉयज को इतना अच्छा माहौल देंगे, वर्किंग एनवायरनमेंट, कि हमें छोड़ के कहीं जाएगा ही नहीं। सीएफओ के जहन में सिर्फ फाइनेंस चल रहा होता है, सीईओ के जहन में ओवरऑल पिक्चर चल रही होती है। आपको मैं बताता हूँ ऑफर, पाकिस्तान फर्ज कीजिए आप 1.5 लाख रुपया पर मंथ पे काम कर रहे हैं, आपको दुबई से ऑफर हुई 1,70,000 पर मंथ की, क्या चले जाएंगे?
क्यों नहीं जाएंगे? फाइनेंशियली तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव ऑफर है, ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, क्यों नहीं जाएंगे? नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स भी हैं। आपके सर इधर हमारी फैमिली है, वालदैन है, बहन भाई हैं, बाजू का बंदा ऐसा होता है बड़ी टेंशन होती है, घर जाता है फ्रेश हो जाता है, बहन भाई उसे बात करता है, वालदा के पास बैठता है थोड़ी देर के लिए, सारे दिन की थकन दूर हो जाती है। ये नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स दुबई में तो नहीं मिलेंगे, ठीक है? तो डिसीजन करते हुए आपने नोट किया, सिर्फ आपने फाइनेंशियल नहीं, नॉन फाइनेंशियल की बेसिस पे भी डिसीजन किया। आपने कहा नहीं भाई ये नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स अहम है, 20,000 के लिए तो इनको नहीं छोड़ सकता, कोई 70-80 हज़ार हो तो सोचा जा सकता है, कार साल वीडियो कॉल भी तो हो सकती है हमारे। बहरहाल तो डिसीजन में अभी तक के लेक्चर में सबसे अहम चीज आपने क्या सीखी जो इंशाल्लाह हमेशा आपके पर्सनल लाइफ में भी काम आएगी? क्या? अभी लिख ले, नोट कर ले कि कोई भी फैसला करते हुए फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों फैक्टर्स को सामने रखना है। एग्री करते हैं इस बात से? चलिए, ये इसीलिए इस सब्जेक्ट में उसने फाइनेंशियल पार्ट भी दिया है, नॉन फाइनेंशियल पार्ट भी दिया है। एंड पे हमने डिस्कशन करनी है कि ज्यादा अहम कौन सा है इस सब्जेक्ट में। एंड में मुझे याद करेगा कहीं मैं भूल ना जाऊं, बात करता था चीजें भूल जाने कि आपने कहना सर इस सब्जेक्ट के 2 हिस्से तो हैं, जरा बताइए कि दोनों में से ज्यादा अहम कौन सा है। और मैं समझ गया आपके जहन में क्या आ रहा है। आपके जहन में आ रहा है कि ज्यादा अहम है तो फाइनेंशियल, लेकिन सर ने ना कर करा के मैनेजेरियल को साबित कर देना है, हाँ? ये आ रहा है ना आपके जहन, समझ गया? लेकिन ये डिस्कशन एंड पे, ठीक है? और ये फैसला आप करेंगे। आगे चलते हैं, मैनेजेरियल एंड फाइनेंस, ये हो गया। अच्छा, पेपर की बात कर लेते हैं। पेपर जो आएगा, क्योंकि देखे पहले दिन हमें पता होना चाहिए कि हमारी मंजिल क्या है, हमने किस चीज के लिए तैयारी करनी है, ताकि डी ट्रैक ना हो। ये ना हम वो तरीकाकार क्वेश्चंस करने का अडॉप्ट करते रहे जो आई के आपने टेस्ट ही नहीं करना, ठीक है? जैसे मेरे जहन में पता है क्या आ रहा है, अभी मैं सीख रहा हूं ना, मैं स्टूडेंट फर्ज कर, मेरे जहन में ये आ रहा है, ये ज्यादा अहम है, इसमें कैलकुलेशंस होंगी, इसमें प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी होगी। ये जो मैनेजेरियल है थ्योरेटिकल है, इसमें कोई रटा रुटा लगाना होगा। ये तो सर कोई नोट्स दे देंगे ना तो इनको मैंने रटा लगा लेना, काम हो जाएगा, ठीक है? मेरे जहन में फिलहाल ये आ रहा है। लेकिन जब मैं आई कैप का पेपर देखूंगा ना तो आपने सबसे अहम चीज जो देखनी है वो ये कि क्या, अच्छा पहले मुझे बताइए, क्या फाइनेंशियल वाला पोर्शन और मैनेजरियल का पोर्शन अलग अलग होगा कि मिक्स होगी, खिचड़ी पकी होगी? अलग अलग होगा। आपने खास तौर पे, मैं पेपर जो मॉडल पेपर है ना आई कैप का, वो आपके सामने रख रहा हूं। आपने खास तौर पे इसमें देखना है जो मैनेजरियल पोर्शन है, इसमें केस स्टडीज हैं या के रट्टे वाले सवाल है। ये बहुत अहम है, ये मैं बता सकता हूं, खुद भी बता सकता हूं अभी, लेकिन मैं चाहता हूं आप खुद ऑब्जर्व करें। मॉडल पेपर बोलेंगे आई कैप का तो मॉडल पेपर आपके सामने ओपन कर दूंगा। कोई लेटेस्ट पेपर अगर आप बोलेंगे तो लेटेस्ट पेपर आपके सामने रख दूंगा, ठीक है? लेकिन ये फैसला जो है वो आपने करना है। क्या फैसला भला? क्या फैसला? कि एग्जाम में जो मैनेजेरियल का पोर्शन होगा उसमें क्वेश्चन किस तरह के आएंगे, ताकि हमारी तैयारी उसके मुताबिक होनी चाहिए ना। हाँ जी, पहले है ये जी मॉडल पेपर। पेपर के टोटल मार्क्स कितने? देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं बेसिक होती है, लेकिन ओरिएंटेशन क्लास है ना, हमारी मजबूरी होती है, हमने वो बताना होता है। जैसे बताने की जरूरत नहीं, आपको पता है कि पेपर के कितने मार्क्स होते हैं, लेकिन जाहिर है मुझे फॉर्मली ये बताना है पेपर के कितने मार्क्स होंगे, 100 मार्क्स। और ये भी बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि सीए के किसी भी पेपर में ऐसा नहीं होता कि चॉइस हो। तो क्या यहाँ पे चॉइस होगी? यहाँ पे भी चॉइस नहीं होगी, लेकिन फिर भी बताना जरूरी होता है। हाँ, सीए में कुछ पेपर ऐसे हैं जिनमें एमसीक्यूज, अक्सर में एमसीक्यूज होते हैं, किसी पेपर में ऐसा भी एमसीक्यूज ना हो। एमएफए के पेपर में एमसीक्यूज होंगे या नहीं होंगे? गैस करें। कॉस्ट काउंटिंग में होते थे? कॉस्ट काउंटिंग में नहीं होते थे, अकाउंटिंग में होते थे, FR1 FR2 में। शाबाश। एमएफए के पेपर में भी एमसीक्यूज होंगे। अमूमी तौर पे जिस पेपर में एमसीक्यूज होते हैं कितने मार्क्स के होते हैं? 15 मार्क्स के। यहां पे भी एमसीक्यूज होंगे 15 मार्क्स के। अच्छा, अहम चीज गैस कीजिए, बाकी के पेपरों में ये मसला नहीं होता 50 नंबर का एमसीक्यूज है, यहां पे मसला है क्या? 50 नंबर का एमसीक्यूज सारे का सारा मैनेजेरियल पोर्शन में होगा, सारे का सारा फाइनेंस के पोर्शन में, के मिक्सर होगा?
मिक्सचर होगा, शाबाश, बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारे सामने डिस्प्ले में पेपर है, इसमें मॉडल पेपर है ICAP का, 100 मार्क्स, MFA सेक्शन 1, पहले MCQs हैं, 15 नंबर के MCQs हैं, और फिर इसके बाद सारे MCQs हैं। इतना बड़ा MCQ इतना बड़ा, आधे सफे जितना, आधे सफे। अच्छा चले, मिक्सर होता, अच्छा ये छोटा सा है, ओके ओके, इसमें छोटे बड़े मिक्स चलता है, ओके। फिर इसके बाद बताइए ये क्वेश्चन 2 शुरू हुआ, क्या लग रहा है आपको, ये न्यूमेरिकल फाइनेंस पोर्शन है कि मैनेजेरियल है? मैनेजेरियल है, ठीक है। ये क्वेश्चन 3 ये भी कौन सा है? क्वेश्चन 4, फिर सेक्शन बी शुरू हुआ, ये कौन सा है? फाइनेंस। नेक्स्ट ये कौन सा? ये कौन सा है? मैनेजेरियल लग रहा है। मैनेजेरियल के बजाय बोले सर थ्योरेटिकल लग रहा है। क्या बोले? थ्योरेटिकल लग रहा है, इसमें कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है। और 7 ये वाला फाइनेंशियल है ये स्टेटमेंट फॉर्म है, लेकिन देखिए वेरिएबल कॉस्ट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 60%, 80%, 5000 पर यूनिट, ठीक है। ये उसने इंफॉर्मेशन हमें दी है, ये भी फाइनेंशियल है, एनपी वगैरह कैलकुलेट करने को कह रहा है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का क्वेश्चन है बेसिकली ये। फिर इसके बाद ये वाला क्वेश्चन, ये भी कौन सा है? फाइनेंशियल, फिगर्स है ना इसमें, नंबर है फाइनेंशियल, ये भी फाइनेंशियल। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये कौन सा है? ये लग रहा है थ्योरेटिकल, हाँ जी ये। और 10 का पार्ट बी ये फाइनेंशियल लग रहा है, ठीक है। अब मैं जो चीजें आपको तवज्जो दिलाना चाह रहा हूं, आपने उनके ऊपर नोट करना है। नंबर 1, पेपर के 100 मार्क्स है, 2 हिस्से हैं, लगभग आधा पेपर पार्ट बी में है, लगभग आधा पेपर 50% के करीब, 2-4 नंबर ऊपर नीचे होते हैं, उनको इग्नोर कर रहा हूं मैं। पार्ट ए का है, पार्ट ए में MCQs है 15 नंबर के। फिर उसके बाद मैनेजेरियल पोर्शन है, मैनेजेरियल पोर्शन उम्मीद तौर पे कौन सा है? थ्योरेटिकल लिखने वाला, और फाइनेंशियल पोर्शन है, ओके। एक चीज, अब ये जो चीज जिसको तवज्जो दिला रहा ना, आपने इसको नोट करना है और याद रखना है। क्या मैनेजेरियल पोर्शन में रिप्रोडक्शन वाले रटे वाले सवाल है कि केस स्टडीज? केस। तो पहली बात लिख लीजिए, इस ये जो आपको ओरिएंटेशन पेज दिया गया ना, इसके ऊपर कहीं ऑनलाइन वाले स्टूडेंट शाबाश आप भी लिख लीजिए, क्या कि मैनेजेरियल पोर्शन में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, रट्टे वाले नहीं। केस स्टडी बेस्ड, किस्मत अच्छी हो ना, अगर किस्मत में भी रट्टे वाला पूछ भी ले, लेकिन जाहिर है आपके सामने बेंचमार्क स्टैंडर्ड आ गया है कि वो लग रहा है पूछेगा नहीं, पूछ ले तो फिर बोनस ही है, लेकिन पूछेगा नहीं। बहरहाल मे भी किस्मत अच्छी हो तो कोई क्वेश्चन बना ही दे ऐसा। मैनेजेरियल वाले पोर्शन में रटे वाला सवाल, इसका मतलब है आपने रट्टा लगाने के ऊपर तवज्जो नहीं देनी, उसको समझने की तरफ तवज्जो देनी है, कंसेप्ट समझना है और उसकी केस स्टडी की प्रैक्टिस करनी है। क्या करना है? कंसेप्ट समझना है और उसकी केस स्टडी की प्रैक्टिस करनी है। डन जी, अप्रोच क्लियर हो गई। मैनेजेरियल का पोर्शन हम कैसे तैयार करेंगे? क्या हम सिर्फ रट्टा लगाएंगे? नहीं 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 नहीं, हम क्या करेंगे? उसको समझेंगे और फिर उसकी केस स्टडी की रिटर्न प्रैक्टिस करेंगे। समझेंगे केस स्टडी की, हाँ समझने में कुछ ना कुछ याद चीजें हो ही जाती हैं, तो वो प्रॉब्लम नहीं, मना नहीं है, लेकिन फोकस क्या होगा? अंडरस्टैंडिंग एंड रिटर्न प्रैक्टिस ऑफ केस स्टडी। रट्टे, अगर रट्टा लगा के जाएंगे, पहली चीज रट्टा लगा के जाएंगे, एक्सपेक्ट करेंगे एज इट इज पूछेगा, तो आपको डिसअपॉइंटमेंट होगी, मैं अभी बता रहा हूं। और कुछ स्टूडेंट का ये ख्याल होता है कि शायद रट्टा लगाना। क्लियर? दूसरा सवाल, लगभग 50% के करीब इसमें फाइनेंस का पोर्शन है। ये घर जाके आप चाहे तो ना तो पेपर डाउनलोड करके मार्क्स को काउंट भी कर लीजिएगा, मैंने मार्क्स काउंट किए हुए हैं। 50% जो लगभग वेटेज बता रहा ना, आपको अगर रीचेक करना चाहे कर भी सकते हैं। दूसरा मुझे बताइए, फाइनेंस पोर्शन बहुत ही अहम क्वेश्चन पूछना ना आपसे, मैनेजेरियल पोर्शन में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं?
केस स्टडी। अब सुने, क्या फाइनेंस पोर्शन में सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे कि कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी होंगे? सवाल ये है, दोनों होंगे, ज्यादा न्यूमेरिकल ही होंगे, लेकिन याद रखें फाइनेंस के पोर्शन में से भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ सकता है। ये लिख लें बात, फाइनेंस के पोर्शन में भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ, कभी कम पूछता है कभी ज्यादा पूछता है, वो उसकी मर्जी। मॉडल पेपर उसने दिया आपके सामने है, इसमें आइए पार्ट बी फाइनेंस की तरफ चलते हैं। क्या इसमें आपको कोई थ्योरेटिकल का क्वेश्चन मिला? थ्योरेटिकल का क्वेश्चन 5 नहीं है, थ्योरेटिकल नहीं है। 5 फाइनेंस का थ्योरेटिकल नहीं है। 6 क्या ये थ्योरेटिकल है? यस ये है, ये है। इसका मतलब फाइनेंस वाले पोर्शन में भी थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स मौजूद हैं। ये नहीं है कि आपने सिर्फ क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए कहानी खत्म, फाइनेंस में थ्योरी भी पूछेगा। 7 में नहीं है थ्योरेटिकल, 8 में नहीं है थ्योरेटिकल, न्यूमेरिकल है। 9 भी नहीं है, 10 का पार्ट ए है, पार्ट बी नहीं है। तो इसका मतलब 2 क्वेश्चन हमें इस फाइनेंस वाले पोर्शन में ऐसे मिल गए जो थ्योरेटिकल बेस्ड है। क्लियर? तो जो अब यहां तक मैं सम अप कर देता हूं, हमने क्या सीखा है यहां तक? हमने सीखा है पेपर के 2 हिस्से होंगे, लगभग 50-50 मार्क्स का। मैनेजरियल वाला पोर्शन केस स्टडी बेस्ड होगा, और जो फाइनेंस वाला पोर्शन उसमें ज्यादातर क्वेश्चन न्यूमेरिकल होंगे, लेकिन इक्का दुक्का क्वेश्चन हो सकता है कि थ्योरेटिकल भी हो। डन जी? ठीक है, ये स्ट्रक्चर यहां पे है। पेपर है 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, सेक्शन ए सेक्शन बी। वो चीज उधर सिखाई है, यहाँ पे वही लिखी है। सेक्शन ए में क्या होगा? 15 नंबर के एमसीक्यूज, ये पूरी बुक में से होंगे, यानी फाइनेंस मैनेजरियल प्लस फाइनेंशियल दोनों। और फिर लगभग 30 to 40 मार्क्स का पेपर होगा केस स्टडी बेस। ये जो आईकैप की बुक है उसमें चैप्टर 1 से चैप्टर 9 है मैनेजरियल, और फिर उसके बाद चैप्टर 10 से 16 तक है फाइनेंशियल। ठीक है, लेकिन ये ना समझेगा बाप स्टूडेंट है ना, अपनी कैलकुलेशन कर रहा होता है, इसका मतलब है 9 चैप्टर ये है, 7 चैप्टर वो है, ये ज्यादा है। नहीं नहीं, ये चैप्टर ज्यादा है लेकिन छोटे हैं, कुछ छोटे हैं। ठीक है, वो लगभग समझे कि बराबर बराबर ये चलती है इनकी। मेजर टॉपिक्स क्या है इनके ऊपर मैं डिटेल आपको नहीं लेके जा, आपको अभी समझ में नहीं सकेंगे, टू अर्ली है। नेचर मैंने समझा दी कि नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स होंगे इसमें, ठीक है, और इसमें फाइनेंशियल टॉपिक्स होंगे। तो ये मुझे बताइए, क्या आपको पेपर का स्ट्रक्चर समझ आ गया? पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे ये समझ आ गया? चलिए, ये हमारा अल्टीमेट। अच्छा, वैसे ही मेरा दिल कर रहा है कि ये तो मॉडल पेपर था, कोई लेटेस्ट पेपर भी इस तरह देख लें, वो भी इसी ट्रेंड को फॉलो कर रहा है कि नहीं। ये तो नहीं कि उधर उसने सेक्शन खत्म कर दिए हों। जरा देखते हैं ऑटम 24 का पेपर, लेटेस्ट टाइम यही हुई है ना? 100 मार्क्स का पेपर ही है, 100 मार्क्स का पेपर ही है, 2 सेक्शन है, एमसीक्यूज आए हैं जी, इसमें आए हैं ना, नजर आ रहे हैं आपको, ये एमसीक्यूज हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन कौन से शुरू हो गए? मैनेजेरियल के। देखे, कोई रटे वाला सवाल 1-2 लाइनों में उसने बोल दिया हो कि ये बताओ कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन चल रहे हैं, केस स्टडी बेस्ड चल रहे हैं, अभी से केस स्टडी बेस्ड चल रहा है, ये भी क्या है? केस स्टडी बेस्ड चल रहे हैं। रट्टा, पहला जो आपने कंसेप्ट तोड़ना है यहाँ पे कि मैनेजेरियल का रट्टा लगाएंगे तो पेपर पास हो जाएगा, नहीं, मैनेजेरियल का रट्टा लगाएंगे तो पेपर फेल हो जाएगा। मैनेजेरियल का रट्टा लगाएंगे तो पेपर फेल हो जाएगा। पास होने के लिए क्या करना है? अंडरस्टैंड करना है और रिटन प्रैक्टिस करनी है। ठीक है जी, ये एक छोटा सा क्वेश्चन है इसमें, लेकिन ये भी आपको लग रहा होगा शायद ये रिप्रोडक्शन का है, नहीं, ये उसने ना लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज दी हुई है और उनकी इंप्लीकेशन पूछ रहा है। ये एज इट इज आपको क्वेश्चन बुक में नहीं मिलेगा। केस स्टडी में और रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन में फर्क क्या होता है? क्या फर्क होता है केस स्टडी और रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन में? मुझे बताइए। रिप्रोडक्शन क्वेश्चन एज इट इज बुक में होता है, मिला के छापना होता है। केस स्टडी क्या होती है? कंसेप्ट होता है, एज इट इज क्वेश्चन नहीं बुक में मिलेगा, लेकिन कंसेप्ट होगा, कंसेप्ट को आपने सिचुएशन में अप्लाई करना, ऐसा ही है। फिर देखें सेक्शन बी कौन सा शुरू हुआ? फाइनेंस का हुआ, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया, हुई 7 पार्ट ए। क्या ये न्यूमेरिकल है? ये कौन सा है? फाइनेंस के पेपर में थ्योरेटिकल का क्या काम आ सकता है? ऐसा ये जहन में रखिएगा, न्यूमेरिकल में भी थ्योरी है। फिर उसके बाद ये न्यूमेरिकल आ गया, न्यूमेरिकल आ गया, ये भी न्यूमेरिकल है। ठीक है, स्प्रिंग 24 का क्वेश्चन भी लग गया तो देख लें कि काफी है। नहीं ना 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 ना, काफी नहीं है। सेक्शन जल्दी से देख लेते हैं, एमसीक्यूज हैं।
अच्छा इसमें देखें, इसमें अब थोड़े आसान है, मॉडल पेपर में उसने मैं ड्रा दिया था एक दफा है, एक दो सवाल बड़े बड़े देखे, यहाँ पे देखे, यहाँ पे बैलेंस्ड है, रीजनेबल है, मतलब छोटे क्वेश्चन भी है, बड़े भी है, दरमियाने भी है। फिर इसके बाद मैनेजेरियल पोर्शन, केस स्टडी के रटे वाला सवाल, क्वेश्चन 3 केस स्टडी रटे वाला सवाल, क्वेश्चन 4 केस स्टडी रटे वाला सवाल, क्वेश्चन 5 ये भी छोटा लग रहा है तो आपको शायद लग रहा होगा कि ये कुछ रटे वाला सवाल, ठीक है। इसमें कुछ पोर्शन है भी रटे वाला एक्सप्लेन, लेकिन बाद में उसने देखे ये क्या लिखा हुआ है, इन द लाइट ऑफ सिनेरियो अबव, उसको लिंक करना है। इन द एंड ये केस स्टडी वाला सवाल है। फिर पार्ट बी न्यूमेरिकल, 6 है न्यूमेरिकल, 7 है न्यूमेरिकल, 8 न्यूमेरिकल, ठीक है जी, ये सारा न्यूमेरिकल। तो ये हमारे सामने पिक्चर पेपर की कुछ सामने आ गई, एग्रीड। आगे चलते हैं, हम इसको मैं अब कर रहा हूं क्लोज। पेपर का स्ट्रक्चर क्लियर मुझे बताइए, चेक पॉइंट है यहाँ पे, क्या पेपर का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया? ओके सब्जेक्ट की नेचर बता दी मैंने आपको, पेपर का ग्रेड बता दिया, लेक्चर प्लान कैसे होगा, ये जैसे जैसे चलेंगे ना मैं आपको खुद ही एक्सप्लेन करता जाऊंगा। अभी मैं चीजें बताऊंगा ना कि मेरा ये प्लान है, मैंने ये भी करवाना है, वो भी करवाना है, हवाई बातें होंगी, आपको पता नहीं चलेगा। तो वो जब हम इन प्रैक्टिस वो चीजें इंप्लीमेंट करेंगे ना, फिर आपको पता चल जाएगा कि अच्छा इस चीज को हम किस लिए कर रहे हैं और इसके पीछे मकसद क्या है। लेकिन ज़हन में रखिएगा, आपके लिए हमने बहुत से रिसोर्सेज प्लान किए हुए हैं, वो 1 बाय 1 आहिस्ता आहिस्ता करके आप लोगों के साथ शेयर करेंगे हम। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वैसे तो आप माशाल्लाह खुद ही समझदार हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी कुछ गलतियां करते हैं आप पढ़ने में, ठीक है, कि किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। मेरी तरफ से कुछ सजेशन है, माननी तो आपने अपनी ही है, लेकिन फिर भी बताना फर्ज होता है उस्ताद का। अगर आप फिजिकल स्टूडेंट हैं, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या रेगुलर और पंक्चुअल छुट्टी नहीं करनी। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो सीए का एग्जाम होता है ना, कोई भी एक छोटा सा पेपर भी होता है ना, उसके पास करने के लिए भी खून पसीना एक करना पड़ता है, ठीक है। मुझे सीए में सबसे ज़्यादा जिस सब्जेक्ट ने प्रॉब्लम दी थी ना, जब मैं स्टूडेंट था, जिस सब्जेक्ट ने प्रॉब्लम दी थी वो था बिजनेस कम्युनिकेशन एंड बिहेवियरल स्टडीज़। एक अजीब सा पेपर होता था, वो समझ लीजिए कि कुछ बिजनेस कम्युनिकेशन नाम से जाहिर है, कुछ इस तरह की, ना उसमें काउंटिंग थी, ना उसमें टैक्स था, ना कॉस्ट काउंटिंग, ना फाइनेंशियल काउंटिंग, ना लॉ, कुछ भी नहीं था। वो अजीब सा कुछ ना थ्योरी सी थी। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उसने दी। हालांकि कहने को देखा जाए तो क्रिटिकल नहीं है, नॉन क्रिटिकल है, ठीक है। तो पेपर हर सीए का एक एक पेपर याद रखें, वह तो उसमें चीजें ज्यादा होती हैं और टाइम हमारे पास कम होता है। ये जब तक आप कैफ के स्टूडेंट रहेंगे ना, आपकी जिंदगी में ये प्रॉब्लम हमेशा रहेगी कि आपके पास हर रोज जो टारगेट बनाएंगे ना, टाइम कम होगा, काम करने वाला ज्यादा होगा। और असल में आप लोगों को तैयार भी इसी चीज के लिए किया जा रहा है कि आप कम वक्त में ज्यादा काम करना सीखें, कि कैसे आपने उनको मैनेज करना है, ठीक है। तो इसलिए अब चूंकि लेक्चर भी इसी तरीके से होंगे, ये अगर आप बीकॉम, बीबीए वगैरह, एमबीए वगैरह की क्लासेस को ज्वाइन करें ना, उसमें 3-4 छुट्टियां करके बाद में आ जाए, पता चलता है वही टॉपिक चल रहा है। हफ्ता हफ्ता छुट्टी करके आ जाए ना, तो पता चलता है वही टॉपिक चला है और एहसास भी नहीं होता कि कोई चीज़ दरमियान में मिस हो गई, वहीं से ज्वाइन कर रहे होते हैं। सीए में आप एक छुट्टी कर लेना, अगले 3-4 दिन आपको फील होता रहता है लेक्चर पूरी तरीके से समझ नहीं आ रहा। तो कोशिश करनी है आपने छुट्टी हरगिज ना करें, ठीक है, क्योंकि हर लेक्चर में कुछ ना कुछ चीज़ें टीचर ने प्लान की होती हैं जो आपको सिखानी होती है, समझानी होती है। फिर टाइम पे आए, कोशिश करें टाइम पे आए। भाई इतना कष्ट उठा के, फिजिकल के स्टूडेंट हैं आप, घर से आ रहे हैं, ठीक है, ज़ाहिर आने की कॉस्ट है, टाइम है, मुश्किल भी होता है, ठीक है। कोई हर एक के पास अपनी कन्वीनियंस तो नहीं होती, बात का पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए से आए तो उसमें प्रॉब्लम भी होती है वापस जाना। तो जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो फिर पूरा जो 100% यूटिलिटी है वो हासिल करें, वक्त पे आए, कोशिश करें। वीकली टेस्ट आपने लाजमी अटेम्प्ट करने हैं, खास तौर पे क्लास के दौरान में और पढ़ाई करते हुए। घर में जब पढ़ाई करें, क्लास में भी और घर में पढ़ाई करते हुए, मोबाइल आपकी नजरों के सामने नहीं होना चाहिए।
मोबाइल बंद, रिसर्चर ये बोलते हैं मोबाइल बंद भी होगा ना, लेकिन अगर आपकी नजरों के सामने है, आपकी अटेंशन कैप्चर करता है। जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, तो गली में से वो जो बेच रहा होता है, क्या बेच रहा होता है, वो लोहा बेच रहा होता है, वो पूड़ा बेच रहा होता है, गचक बेच रहा होता है, वो जब पतीसा बेच रहा होता है, आवाज लगाता है, अटेंशन डाइवर्ट होती है ना। उसके आवाज लगाने से इतनी अटेंशन डाइवर्ट नहीं होती जितना मोबाइल पे मैसेज आने से या एक कोई भी नोटिफिकेशन आने से अटेंशन डाइवर्ट होती है। सिर्फ नोटिफिकेशन भी आ जाए ना, वो किसी तरह गूगल की तरफ से, ठीक है, जैज की तरफ से, तो उसमें भी हम कहते हैं यार पता नहीं उसने क्या कोई ऐसी स्कीम निकाली है, मैं उसे पढ़ूंगा ना तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। तो ऐसा ना हो मेरे से पहले दूसरे लोग उसको वेल कर ले, फटाफट मैं पढ़ के देखता हूँ क्या। ऐसा तजस्सुस होता है ना इंसान, तो क्यूरियोसिटी होती है कि पता नहीं क्या मैसेज है, टेंशन। तो इसलिए क्या करना है आपने, जब कभी भी पढ़ना है, जब कभी भी पढ़ना है, क्या करना है, मोबाइल आपकी आंखों के सामने नहीं, साइलेंट करें, साइड पे रख दीजिए, ठीक है। कोई ऐसे आपको कोई वर्ल्ड वॉर 3 से पहले आपसे मशवरा लेने के लिए ट्रंप ने कॉल नहीं करने, ठीक है। तसल्ली से आप अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस करें। अगर आप ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स, सजेशन मेरी ये है कि मोबाइल के ऊपर कभी भी लेक्चर ना लीजिए ऑनलाइन का, हमेशा लैपटॉप या जो कंप्यूटर है उसके ऊपर लीजिए। एक रीजन तो ये है कि स्क्रीन जितनी वाइड होती है ना, हमारा फोकस उतना ज्यादा होता है। छोटी स्क्रीन होगी फोकस भी कम होगा, बड़ी स्क्रीन होती है ना फोकस ज्यादा होता है। सिनेमा में जाके मूवी देखते हैं इंपैक्ट ज्यादा होता है, घर में मूवी देखे इंपैक्ट कम होता है ना। फील किया कभी आपने, किस वजह से होता है, वो वाइड स्क्रीन होने की वजह से, ठीक है। तो वाइड स्क्रीन होगी, लेक्चर में जो लिखा होगा वो भी आपको अच्छे से समझ आएगा। मोबाइल स्क्रीन पर देखेंगे, हो सकता है ये जो लिखा हुआ है नीचे आपको पता नहीं चले लिखा क्या हुआ है, फिर आप कहेंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करें, सर जी जरा बड़ा बड़ा लिखा करें, ठीक है। तो उससे बेहतर क्या है, और फिर लैपटॉप एक और भी फायदा होता है क्या, ये हर थोड़ी थोड़ी देर बाद नोटिफिकेशन नहीं आते, उधर भी आ जाते हैं लेकिन कम होते हैं, उधर हमारे पास ऑप्शन भी होती है ऑफ करने की, और अक्सर ऑफ किया भी होता। तो बहरहाल मोबाइल की बजाय ऑनलाइन अगर आपने लेक्चर लेना है, किस पे बेहतर है, लैपटॉप कंप्यूटर। और फिर इसके बाद लेक्चर किस पे लेना है, रेगुलर स्पीड पे, ठीक है। 1.5 या 2 पे लेक्चर, स्पीड ज्यादा होती है, टाइम बच जाता है, लेकिन कंसेप्ट सही से जहन में नहीं बैठता, ठीक है। कंसेप्ट को जहन एब्जॉर्ब होने के लिए, हमारे माइंड को इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के लिए कोई टाइम चाहिए होता है। अगर आप उसको वो ड्यू टाइम नहीं ना देंगे, हमारा माइंड इतनी अरसा, आप सारी जो जिंदगी गुजारते हैं इर्द गिर्द, वो आप 1 स्पीड के ऊपर गुजारते हैं कि 1.5 या 2 पे 1, तो आपका माइंड, आपका विजन, आपका बोलना, आपका सुनना, समझना, ये सारी सलाहियतें हैं ना, वो सेटल डाउन हो चुकी है 1 स्पीड के ऊपर। अगर आप स्पीड बढ़ाएंगे, सुन तो लेंगे, देख भी लेंगे, समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका ब्रेन अब आदी हो चुका है उस स्पीड का जिसके मुताबिक ये दुनिया चल रही है, रेगुलर स्पीड। तो अगर स्पीड बढ़ाते हैं, लेक्चर पूरा हो जाता है लेकिन समझ पूरी नहीं आती, फिर वही चीजें आप व्हाट्सएप ग्रुप में सवाल करके पूछ रहे होते हैं, जो कि लेक्चर में उस्ताद ने हो सकता है कि बताई हो, ठीक है। आपने कभी वैसे फिर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने फिजिकल और ऑनलाइन दोनों का एक्सपीरियंस किया हो कभी, कौन सा आपको बेहतर लगा? फिजिकल, हाँ। लेकिन उसकी अगर आप रीजनिंग देखेंगे ना क्या है, तो उसमें बहुत सी चीजें, एक बड़ी रीजन पता है क्या होती है, क्योंकि फिजिकल को आप 1.5 या 2 पे नहीं कर सकते, ऑनलाइन को कर सकते हैं आप, ठीक है। ऑनलाइन पे आप 1.5 पे कभी सुने, हाँ लिया, उसके बाद 3 दफा दोबारा उन्होंने कहा लेना पड़ता है। तो उससे बेहतर है कि एक ही दफा रेगुलर स्पीड के ऊपर ले, ठीक है। ऑनलाइन के भी कुछ असूल है, मैं पर्सनली जाती, तो मेरी पर्सनल फीलिंग है, मैं ऑनलाइन को ज्यादा प्रेफर करता हूं, क्योंकि अभी भी हम भी ना, अभी टीचर भी कुछ ना कुछ कोर्सेज ज्वाइन किए होते हैं, सीख रहे होते हैं, कहीं ना कहीं पे हमने रजिस्ट्रेशन करवाई होती है। अब हमारे पास जो ऐसे हालात है ना, हम फिजिकली तो कहीं ज्वाइन नहीं कर सकते, जा सकते, हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है ऑनलाइन का, वो हमारे लिए कन्वीनियंट होता है, फ्लेक्सिबल होता है। लेकिन हमने जब कोई चीज सीखनी होती है ना, फिर हम पूरी अटेंशन उसको देते हैं। मुझे पता होता है मेरे पास 15 मिनट है, मैंने एक क्लिप देखना 15 मिनट में, मैं दोबारा, मेरे पास टाइम ही नहीं है मैं उसको देख सकूं, मैं कहता हूँ 15 मिनट दूंगा सिर्फ, लेकिन पूरा ही तवज्जो इधर होगी, अहम चीजें फौरी साथ साथ नोट कर रहा हूँ। बहरहाल तो बात किधर किधर निकल गई, हाँ। तो ऑनलाइन में स्टूडेंट्स के लिए भी आप लोग रेगुलर स्पीड के ऊपर लेक्चर लें, फ्लेक्सिबिलिटी को मिसयूज ना करें, डेली लेक्चर लेना है आपने। सेल फोन्स आपने भी
अलग से रखना है। देखिए मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ मोबाइल फ़ोन स्टूडेंट के पास नहीं होना चाहिए। आर्टिकल जब आप स्टार्ट करें उस वक्त आपके पास होना चाहिए, वरना आपके पास मोबाइल नहीं। आप, मुझे पता है मोबाइल के बहुत से फ़ायदे बता देंगे, लेकिन जितने आप फ़ायदे बताएंगे ना, यकीन कीजिए उससे डबल मैं आपको नुकसान भी बता सकता हूँ। इन दी एंड ना आपने मेरी बात माननी है ना मैंने आपकी बात माननी है, ठीक है। हाँ जी, तो बेहतर यही है कि इसको तो अलग ही रखें अपने आप से। कोर्स कवरेज हमारे नंबर ऑफ लेक्चर लगभग 100 होंगे, लगभग। ड्यूरेशन कोई तकरीबन 1.25 घंटा से 1.5 घंटा। मैंने ऑफिशियली इनसे कहा है कि 1.5 घंटा दीजिए मुझे, क्योंकि हमारा जो मैनेजेरियल के लेक्चर्स होते हैं ना, वो तकरीबन घंटे में 1 घंटा 10 मिनट में निमट जाते हैं। जो फाइनेंस वाला पोर्शन होता है ना, उसमें हमें 1.5 घंटे का लेक्चर चाहिए होता है। लेकिन मैंने इनसे कहा कि पूरा सेशन ही मेरा 1.5 घंटे का रखें, तो उसमें हमारी कोशिश ये होगी कि प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। लेकिन ये आप फील करेंगे कि मे भी हमारे कुछ लेक्चर जो मैनेजेरियल वाले हैं ना, उनकी ड्यूरेशन शायद 1.5 घंटा से कम हो, ठीक है। तो लगभग जो नंबर ऑफ लेक्चर ड्यूरेशन 1.25 से 1.5 घंटा के दरमियान में होगी, नंबर ऑफ लेक्चर होंगे लगभग 100। जो कंप्लीशन डेट है हमारी कोई जुलाई 25 के करीब होगी, और ये जुलाई 25 पे हो जाता होता है इसके इर्द गिर्द, ये आगे नहीं जाता। फिर इसके बाद स्टडी मटेरियल क्या है, 2 तरह के स्टडी मटेरियल हैं। आई कैप का है, हमारी बुक है। हमारी बुक कब आएगी ये सुन लीजिए, हमारी बुक होगी नया एडिशन, वो आएगा ईद के बाद पहले हफ्ते के एंड पे। कब आएगा पहला एडिशन? ईद के बाद जो पहला वर्किंग वीक होगा उसके एंड पे, ठीक है। हमारे जो एडिशन इंशाल्लाह बिल्कुल, तब तक आपको जो कुछ भी चाहिए होगा वो प्रोवाइड करना मेरी जिम्मेदारी है, फिजिकल स्टूडेंट्स को भी और ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को भी, ठीक है जी। बेहतर ये है कि कोई पुराना एडिशन ना लें। फिर इसके बाद हाँ, क्या इससे पहले कोई ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो आपने पढ़े हुए हैं और इस सब्जेक्ट में काम आएंगे? बिल्कुल है। अब मैं वो कुछ कंसेप्ट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि वो कौन से कंसेप्ट चल रहे, ताकि अगर हो सके तो आप उन कंसेप्ट को रिफ्रेश कर लें। नहीं भी रिफ्रेश करेंगे प्रॉब्लम कोई नहीं है, ये सारी चीजें मैंने आपको खुद करवानी है, ठीक है। यानी जो हम MFA में पढ़ेंगे, MFA बेसिकली समझ लीजिए मल्टीपल टॉपिक्स का मर्जर है। इसमें आपको इकोनॉमिक्स भी मिलेगी, इसमें आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टॉपिक्स भी मिलेंगे, इसमें आपको मैथ के टॉपिक भी मिलेंगे, इसमें आपको कॉस्ट काउंटिंग के टॉपिक भी मिलेंगे, इसमें आपको मजे की बात फाइनेंशियल काउंटिंग के टॉपिक भी मिलेंगे, इसमें मैनेजेरियल पोर्शन तो है ही है। ये बहुत से समझ लीजिए कि एक मिक्सचर दिया हुआ है। तो ये कंसेप्ट मैं सिर्फ इसलिए आपके सामने रख रहा हूं कि अगर आपके पास कोई पुराने नोट्स या बुक है तो उनमें से इन कंसेप्ट्स को रिफ्रेश कर लीजिएगा, ताकि जब लेक्चर क्लास में चलें तो आप बाकी की क्लास से जल्दी समझ लें। वरना अगर आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर कर देते हैं प्रॉब्लम कोई नहीं है, हर चीज में आपको स्क्रैच से सिखाना मेरी जिम्मेदारी है। PRC कैफ 3 तो आपको पता ही है, वो हमारा आई कैप ने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, वो कैफ 6 से पहले कैफ 3 पास करना जरूरी। प्रीवियस कंसेप्ट कौन कौन से हैं? QM पढ़ा हुआ है आपने, बिल्कुल पढ़ा होगा। QM में मार्कअप और मार्जिन वाला कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, यहां यूज होगा। डिस्काउंटिंग का कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, बहुत ज्यादा यूज होगा। नेट प्रेजेंट वैल्यू, अच्छा बल्कि डिस्काउंटिंग को रहने दें, नेट प्रेजेंट वैल्यू पढ़ा हुआ है, बहुत ज्यादा यूज होगा। मैंने डिस्काउंटिंग को इसलिए इग्नोर कर दिया है क्योंकि नेट प्रेजेंट वैल्यू में डिस्काउंटिंग शामिल है। इसके ऊपर आपकी बहुत ही ग्रिप हो, ये मेरी फरमाइश है आपसे, इसको जाके जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। IRR तो आप भूल गए होंगे क्या है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। वो डिस्काउंटिंग करते थे, वो NPV आती थी, वो फार्मूला होता था, अप्रोक्सीमेशन होती थी, लोअर रेट होता था, हायर रेट होता था, डिफरेंस से मल्टीप्लाई, याद आ रहा है कुछ वो था। अगर कर सके एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस, बहुत ही नहीं, प्रॉब्लम कोई नहीं है, वो क्लास में डिस्कस करना है हमने। इकोनॉमिक्स में आपने वो टॉपिक पढ़े होंगे छोटे छोटे, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स वगैरह, ठीक है, वो यहाँ पे यूज होंगे। ये बैलेंस शीट इसने कुछ और लिखना था, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, बैलेंस शीट लिख दिया। बैलेंस ऑफ पेमेंट का टॉपिक भी पढ़ा हुआ ना आपने।
इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग में इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करना आता है आपको? शाबाश। वर्किंग कैपिटल का बारे में जानते हैं क्या होता है? क्या होता है जरा बताइए? करंट एसेट्स माइनस, शाबाश, बेहतरीन। ये वो कंसेप्ट है जो आपने ऑलरेडी पढ़ा। फिर इसके बाद पीआरसी 5 सोर्सेज, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में कोई टॉपिक होता था सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, ठीक है? शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज, लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज, वो शेयर्स और डिबेंचर पढ़ा हुआ है, वही तो है। फिर आईटी सिस्टम के कुछ कंसेप्ट्स पढ़े हुए हैं आपने? पासवर्ड जानते हैं? पासवर्ड के रूल्स क्या होते हैं, कैसे सेट करना चाहिए पासवर्ड, हैं? कितने दिनों के बाद पासवर्ड चेंज करना चाहिए? अभी आपकी आईटी स्किल्स का टेस्ट ले लेते हैं। कितने दिन के बाद? 2000 साल के बाद। पासवर्ड के लिए नॉर्मली कितना टाइम, क्या है? एक ही पासवर्ड रखना चाहिए, हमेशा एक ही पासवर्ड रखना चाहिए। चले, नॉर्मली रिकमेंड करते हैं 72 डेज के बाद आपको अपना पासवर्ड चेंज कर, ताकि अगर कभी भी लीक हो भी जाए तो भी 72 डेज के बाद पासवर्ड चेंज हो जाए। किसी और के पास अगर गया भी है तो थोड़े अरसे के लिए आपका पासवर्ड जाए, बाद में फिर आप एक्सेस आप ही के पास हो, ठीक है? और मुझे बताइए, मैं मल्टीपल डिवाइसेस पे मल्टीपल अकाउंट्स यूज कर रहा हूँ, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, सब पे एक ही पासवर्ड यूज करना चाहिए कि अलग अलग होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए, लेकिन हमें तो एक ही पासवर्ड याद है। मुझे तो आईडी कार्ड बड़े सालों के बाद याद हुआ था, आईडी कार्ड नंबर, मुश्किल होता है ना थोड़ा, तो पासवर्ड कैसे याद होंगे? इसके लिए होता है पासवर्ड मैनेजर, एक पासवर्ड जो आपके सारे पासवर्ड को याद रखेगा। पासवर्ड मैनेजर क्या होता है? एक पासवर्ड एप्लीकेशन होती है ये, आपको सिर्फ एक पासवर्ड याद करना पड़ता है उस एप्लीकेशन का, और फिर वो एप्लीकेशन क्या करती है? आपके 10,000 साइट्स के भी पासवर्ड होंगे ना, तो बहरहाल वो आईटी में हम डिस्कस करेंगे। सीएमए, वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट का कंसेप्ट पता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वेरी वेरी, मेरा ख्याल है ये एक डिफिकल्ट टॉपिक होने जा रहा है। क्या आपको पहले से पता है? मैं नहीं मानता, ये तो है, अभी टॉपिक शुरू होगा फिर चलेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता है आपको? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के क्या कंपोनेंट होते हैं? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, शाबाश शाबाश। फिर उसके आगे चलते हैं, वो डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ये कंसेप्ट ऐसे हैं जो कि सिग्निफिकेंटली हमारे सब्जेक्ट में यूज होने जा रहे हैं। क्लियर जी? और इसमें सबसे ज्यादा कंसेप्ट कौन से यूज होंगे भला? सीएमए के और फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सीएमए के क्या लीजिए, सीएमए में आईआरआर होती है? नहीं आती आईआरआर। फिर ऐसा कर लेते, सीएमए और फाइनेंशियल अकाउंट, ये कंसेप्ट यूज। डन जी। कैलकुलेटर कौन सा यूज करना है? कैलकुलेटर, ठीक है? वैसे तो आईकैप ने लिस्ट दी अपनी वेबसाइट के ऊपर परमिसिबल कैलकुलेटर्स की, कोई सा भी कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, लेकिन कोई एक कैलकुलेटर हमने स्टैंडर्ड रखना है क्लास में, ताकि जितनी भी कैलकुलेशन है मैं आपको उस कैलकुलेटर के मुताबिक समझाऊं कि इसमें ये बटन दबाना है, अब ये बटन दबाना है, अब ये बटन दबाना है। कैलकुलेशन करते हुए ना हम ये एज्यूम नहीं कर सकते कि मैं आपको कहूंगा भैया एनपीवी कैलकुलेट करो तो आप कैलकुलेट कर लेंगे, बल्कि मेरा ये ख्याल है मुझे आपको बताना पड़ेगा कि पहले ये नंबर इसमें पंच करें, फिर उसके बाद ये वाला बटन दबाएं, फिर ये करें, फिर ये करें, पूरा फार्मूला जो होता है ना वो एक्सप्लेन। तो उसके लिए हर कैलकुलेटर में आपको पता है वो डिफरेंट स्टाइल होता है। तो हम जिस कैलकुलेटर को क्लास में फॉलो करेंगे और जो मैं रिकमेंड कर, वैसे कोई भी यूज कर सकते हैं, पाबंदी कोई नहीं है, लेकिन जो मैं रिकमेंड करता हूं वो है FX991 ES। ये ज्यादातर, ये मैंने क्यों सेलेक्ट किया? क्योंकि प्रीवियस सेशन में मैंने स्टूडेंट से पूछा था तो ज्यादातर स्टूडेंट के पास यही कैलकुलेटर था। क्लास में कितने स्टूडेंट के पास ये वाला कैलकुलेटर है? ये देखिए आप अपने इर्द गिर्द, लगभग मोर देन 80% स्टूडेंट के पास यही। कोई सा भी दूसरा चलेगा जो आईकैप ने लिस्ट दे दी है, प्रॉब्लम कोई नहीं है, ठीक है? लेकिन जब मैं आपको समझाऊंगा ना कि अब ये बटन दबाना है, ये बटन दबाना है, ये बटन दबाना है, तो वो फिर इसी कैलकुलेटर के मुताबिक होगा। बाकी अगर आप कोई डिफरेंट मॉडल यूज करते हैं और आपको नहीं पता है इस मॉडल में आईआरआर कैसे कैलकुलेट, वैसे तो मेरा ख्याल अगर आप यूज करते हैं तो आपको पता ही होगा, कॉस्ट काउंटिंग में सीख लिया, अकाउंटिंग में सीख लिया, लेकिन फिर भी अगर नहीं तो यूट्यूब पे ट्यूटोरियल मौजूद होते हैं, आप वहां से जाके सर्च कर सकते हैं। कुछ ऐसी कैलकुलेशन है जो मुझे नहीं पता, मैं भूल गया हुआ था,
तो मैंने जब ये देखा तो मैं यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देखा, मुझे पता चल गया ये की स्ट्रोक्स ये कॉम्बिनेशन मेरे पास पुराना होता था। एक और कैलकुलेटर मैं वो यूज़ करता था अपनी स्टूडेंट लाइफ में। मैंने उसी कैलकुलेटर को यूज़ करने की कोशिश की, लेकिन फिर मुझे चेंज करना पड़ा। क्यों? मेरे पास तो पुराना था, स्टूडेंट के पास ये वाला मॉडल था। और स्टूडेंट को तो मैं नहीं कह सकता था वो मेरे वाला यूज़ करे, तो मुझे अपने वाला चेंज करना पड़ा। अपने वाला चेंज करना पड़ा तो उसमें कुछ चीज़ों का मुझे नहीं पता था, ये वाला फंक्शन कैसे आता है ये, तो फिर यूट्यूब पे तो आपके पास भी ऑप्शन, अगर आप कोई डिफरेंट मॉडल यूज़ कर रहे हो देख सकते। क्लियर जी? सारी से अब सिर्फ एक बात एंड में, आपको याद है स्टार्ट में मैंने क्या बोला था? सब्जेक्ट का नाम क्या है? MFA क्या? मैनेजेरियल एंड। अच्छा, एक तो आपको समझ आ गई होगी शायद, इसकी एक रीजन ये है कि एग्जाम में भी सेक्शन ए मैनेजेरियल पहले आता है, फाइनेंस वाला बाद में आता है, शायद ये रीजन हो। एक और रीजन भी है। अब जो मैं अब आखिरी डिस्कशन करने जा रहा हूं ना, समझ लीजिए मेरे ख्याल में सबसे अहम है पार्ट ओरिएंटेशन का, ये है कि वाई पासिंग रेशो इज पुअर। इस सब्जेक्ट में वाई पासिंग रेशो इज पुअर, पुअर है, कम है, कम है। और ये क्या लिखा हुआ है? मैं नहीं बताऊं। अब आप सोच रहे हो सर बताना नहीं था तो लिखा क्यों था? इसका आंसर मैं कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपके सामने रखूंगा, इसका आंसर आपने खुद ढूंढना है, घर जाके खुद फैसला कीजिएगा, मैं नहीं बताऊंगा इसका फैसला, इसका फैसला आप। लेकिन इस फैसले तक पहुंचने के लिए जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन चाहिए वो मैं आपके सामने रखा। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कौन सी होती है? जो फैक्ट्स से साबित की जा सके, जिसमें जजमेंट्स ना हो, वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मैंने आपके सामने रखनी है कि वाई पासिंग रेशो इज पुअर। इसमें दो हिस्से होते हैं। इसका मतलब ये हुआ, जो आपको आपका टीचर ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा है MFA, उसमें कौन सी स्किल्स होनी चाहिए? मैनेजेरियल स्किल्स होनी चाहिए कि फाइनेंशियल? क्या मतलब? दोनों, दोनों क्यों होनी चाहिए? क्योंकि दोनों पार्ट्स हैं, मैनेजेरियल भी है और फाइनेंशियल। अब इसके दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो यह है कि मैनेजेरियल का टॉपिक अलग टीचर पढ़ाए, फाइनेंस का टॉपिक अलग टीचर पढ़ाए, ये भी ठीक है। एक है दोनों टॉपिक से एक टीचर पढ़ाए, लेकिन उसकी दोनों पे ग्रिप होनी चाहिए। बताइए एग्री करते हैं कि नहीं करते? ओके। अब जरा हम चलते हैं इसी क्वेश्चन की तरफ। कौन सा क्वेश्चन? वाई पासिंग रेशो इज। अच्छा मुझे बताइए ये कौन बताएगा पासिंग रेशो? क्या ये आपके सीनियर बताएंगे जिन्होंने पेपर दिया और कोई पास हो गया कोई फेल हो गया? अच्छा वो नहीं, क्या आपका टीचर बताएगा? मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स क्या है? आई कैप। पक्की बात? चलिए। अच्छा आई कैप कैसे बताता है हमें, कहां से बताता है? क्या? एग्जामिनर कमेंट्स। शाबाश शाबाश। अच्छा मुझे बताइए एग्जामिनर कमेंट्स लेटेस्ट अटेम्प्ट्स के भी हैं, पुरानी अटेम्प्ट्स के भी हैं। मुझे लेटेस्ट ट्रेंड को देखना चाहिए, लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स को देखूं मैं कि पुराने वाले को? पक्की बात है? ओके। लेटेस्ट अटेम्प्ट कौन सी गई है? कौन सी? जिसके स्टैटिस्टिक्स मौजूद है, ऑटम 24। ऐसा ही है। अब मैं आपके सामने ऑटम 24 के कमेंट्स की फाइल ओपन करने लगा, ठीक है? साथ में चले, अच्छी बात है, पेपर भी आ गया। ये ऑटम 24 का पेपर है, इसके कमेंट्स हैं। ये क्या चीज है जी? ये पासिंग परसेंटेज है। ओके ओके। इसमें क्वेश्चन वाइज उसने पासिंग परसेंटेज दी है। कुछ क्वेश्चन इसमें होंगे फाइनेंस के, कुछ मैनेजर। फर्स्ट क्वेश्चन में पासिंग रेशो सबसे ज्यादा, इसकी रीजन बता सकते हैं?
MCQs, MCQ आपको पता है यहाँ तो ठीक है यहाँ गलत है, और जिस बच्चे ने टॉपिक पढ़ा हो इसका मतलब चांस यही है ठीक है। 2-3 क्वेश्चन हमारे होते हैं जो बड़े मुश्किल होते हैं, वरना बाकी के क्वेश्चन 11-12 क्वेश्चन ऑन एवरेज स्टूडेंट ठीक कर लेता है। इसको थोड़ी देर के लिए साइड में कर लेते हैं। अब मैं कंक्लूजन क्या आपको किस कंक्लूजन के ऊपर लेके जाना चाहता हूँ, क्या मैनेजेरियल पोर्शन और फाइनेंस पोर्शन में पासिंग परसेंटेज सेम है या किसी एक में कम और दूसरे में ज्यादा है? पहले तो हम ये फैसला करेंगे, फिर इसके बाद देखेंगे किस में कम है क्यों कम है, किस में ज्यादा है क्यों ज्यादा है, ठीक है। और देखें मैं हत्तुल इम्कान मेरी कोशिश होगी मैं बायस ना हूं, इसीलिए मैंने आपको कहा जो इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखूंगा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होगी, और वो फैक्ट्स भी दिए किसने हैं, आई कैप ने। शुरू वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ये कौन से वाले होते हैं, मैं पहले पेपर में से देख लूं। क्वेश्चन नंबर 1 तो अलग हो गया, एमसीक्यूज बेस्ड है। 2, 3, 4, 5 5 क्वेश्चंस हैं मैनेजेरियल के, और 6, 7, 8, 9 4 क्वेश्चंस हैं मैनेजेरियल के, और 4 क्वेश्चन है फाइनेंस के, ऐसा ही है 9 क्वेश्चन टोटल। ये देखिए फाइनेंस के क्वेश्चन 6, 7, 8, 9 ज्यादातर क्वेश्चन में स्टूडेंट की परफॉर्मेंस क्या है, अच्छी है, 6 में नहीं है, बाकियों में अच्छी है, ओके। ये है मैनेजेरियल, इसमें ज्यादातर क्वेश्चन में परफॉर्मेंस क्या है, बुरी है, कम है, एक में अच्छी है 54%। मैं स्टेटमेंट देने लगा हूं, आपने उसे बोलना है कि क्या ये स्टेटमेंट इन फैक्ट्स एंड फिगर की बेस पे ठीक है, कि फाइनेंस वाले पोर्शन में ज्यादातर क्वेश्चन में स्टूडेंट की परफॉर्मेंस अच्छी है, मैनेजेरियल वाले पोर्शन में ज्यादातर क्वेश्चन में स्टूडेंट की परफॉर्मेंस बुरी है। क्या आप इस कंक्लूजन से एग्री करते हैं? ठीक, चलें ऐसा करते हैं, एक और पेपर अगर आप इजाजत दें, स्प्रिंग 24 का भी एनालिसिस कर लें, जरा श्योर हो जाएंगे हम कि रिसेंट ट्रेंड पक्का है। स्प्रिंग 24 भी कर लें, ओके। ये आ गया जी स्प्रिंग 24, एक क्वेश्चन मैंने ले लिया ताकि पता चल जाए कौन से वाला क्वेश्चन मैनेजेरियल है कौन सा फाइनेंस वाला, और फिर क्या है कमेंट्स। ओ यहां पे भी देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एमसीक्यूज। अच्छी परफॉर्मेंस होती है ना एमसीक्यू, पढ़ा हो टॉपिक कवर किया हो, इस पर इसको हम अलग कर देते हैं, ये ऐसे भी कंबाइन होता है। बाकी रह गए 8 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन मैनेजेरियल वाले हैं, 2, 3, 4, 5 ये, और कितने वाले जो हैं वो फाइनेंस वाले हैं 4, 6, 7, 8, 9। अब देखें 6, 7, 8, 9 परफॉर्मेंस देखें, क्या मैं ये कह सकता हूं ज्यादातर केसेस में परफॉर्मेंस अच्छी है? अब इसको कंपेयर करें 2, 3, 4, 5 मैनेजेरियल के साथ, क्या अब आप बताएं, मैं आपसे सुनना चाहता हूं क्या है कानून, इसमें परफॉर्मेंस पुअर है। इसका मतलब है कि ये पासिंग परसेंटेज मजीद इंप्रूव हो सकती थी अगर स्टूडेंट की परफॉर्मेंस इसमें अच्छी होती, या नहीं हो सकती। इन दोनों रीसेंट ट्रेंड का एनालिसिस करके स्टेटमेंट क्या आप इससे एग्री कर रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट की फाइनेंशियल पोर्शन में परफॉर्मेंस अमूमी तौर पे अच्छी होती है और मैनेजेरियल पोर्शन में परफॉर्मेंस बुरी होती है, ठीक है जी। इसकी रीजंस क्या हैं अब आगे आपके ख्याल में? इसकी 2 रीजंस हैं मेरे ख्याल में। अब ये मेरी यहां से जजमेंट शुरू हो रही है, ठीक है। मेरे ख्याल में इसकी 2 रीजंस हैं। नंबर 1, जो एमएफए में बच्चा आता है उसके फाइनेंस के कंसेप्ट्स ऑलरेडी स्ट्रांग होते हैं, एग्री करते हैं कि नहीं? क्योंकि हमने अभी पढ़ा, मैंने बताया कुछ कंसेप्ट अकाउंटिंग में पढ़ चुके होते हैं आप, कुछ ज्यादातर कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ चुके होते हैं, ऑलरेडी स्ट्रांग होते हैं। दूसरी रीजन,
उसके बावजूद भी बच्चा उसका फेवरेट होता है फाइनेंस का पोर्शन, उसमें मजीद यानी वो एरिया जो ऑलरेडी स्ट्रांग है, ऑलरेडी उसके ऊपर तो कम मेहनत की जरूरत है, उसी के ऊपर मजीद मेहनत करता जाता है। और जो मैनेजेरियल का पोर्शन है उसमें एक तो उसकी बेस पहले नहीं बनी हुई और दूसरा उसको पसंद भी इतना नहीं होता। तो मैं एक स्टेटमेंट देने लगा, अब ये मेरे एक्सपीरियंस की बेस पे है, ठीक है, उसमें कोई डिसएग्री करना चाहे तो कर भी सकता है। स्टेटमेंट क्या है, अगर हम एमएफए के पेपर में पासिंग परसेंटेज को बढ़ाना चाहते हैं, जो आसानी से बढ़ सकती है, तो हमें मैनेजेरियल के पोर्शन को फोकस करना पड़ेगा। करने दोनों है, मैं ये नहीं कह रहा उसको छोड़ दो, ना ना ना, ये नहीं, मैं कह रहा हूं ज्यादा फोकस किसको करना पड़ेगा, मैनेजेरियल को। क्योंकि फाइनेंस के बहुत से कंसेप्ट्स जब शुरू होगी ना फाइनेंस, आप खुद कहेंगे सर ये तो हमने कंसेप्ट किए हुए हैं। हाँ, प्रेजेंटेशन डिफरेंट होगी, स्टेप्स डिफरेंट होंगे, कुछ बेसिक कैलकुलेशन सेम होगी जो आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से मैं आपको वार्न कर रहा हूं कि जब हम मैनेजेरियल का पोर्शन कवर कर रहे होंगे ना, फाइनेंस में मुझे टेंशन नहीं है, फाइनेंस में मुझे पता है, मैं आपको थोड़ा सा भी समझा के अगर फर्ज करें आपको कहे तो आप कहेंगे ठीक है सर हम क्वेश्चन कर करके समझ लेंगे। वो तो खैर हम कोशिश करेंगे क्लास में ही ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करें ताकि घर जाके आपका बर्डन कम हो। लेकिन अगर क्लास में मैं आपको 2 क्वेश्चन करा के घर में फाइनेंस के 10 क्वेश्चन भी दे दूंगा ना, आप हंसी खुशी करेंगे। लेकिन अगर मैनेजेरियल के क्लास में मैं 4 केस स्टडी करवा के आपको 3 भी घर में दे दी ना, तो आप उसमें शायद ही 2 करके आए। ये मेरा पास्ट एक्सपीरियंस मुझे बताता है। और अब मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, ये भी एक फैक्ट है। बुक में हमारी जो प्रीवियस एडिशन बुक है, अब नया आएगा, आपने प्रीवियस एडिशन यूज नहीं करना, उसमें फाइनेंस के क्वेश्चन भी हैं, उसमें मैनेजेरियल के क्वेश्चन भी हैं, आई कैप के जितने भी क्वेश्चन उसमें हैं कवर। मुझे स्टूडेंट ये तो आके बोलते हैं पास्ट में, सर हमने आई कैप के क्वेश्चन सारे कर लिए फाइनेंस के, हमने 5 रुपए के क्वेश्चन भी सारे फाइनेंस के कर लिए, सर तसल्ली नहीं हो रही, मजीद क्वेश्चन दीजिए। क्या कहते हैं? अच्छी बात है, मैं इसको ये नहीं कहता गलत, अच्छी बात, ज्यादा प्रैक्टिस करना ठीक है, लेकिन मुझसे आके मुझे नहीं याद कि किसी स्टूडेंट ने आके ये कहा हो सर मैनेजेरियल का चैप्टर है, इसमें सारी केस स्टडीज हमने कर ली हैं, हमें मजीद केस स्टडीज दीजिए। इसमें नहीं, क्यों नहीं कहा होगा? क्या आप गैस कर सकते हैं? क्यों नहीं? इंटरेस्ट नहीं, बोरिंग लगता है। और देखें वो फिर आपके पासिंग परसेंटेज में चीज शो हो रही होती है। तो ये सारी डिस्कशन का मकसद क्या था, मैं क्रक्स के ऊपर आ रहा हूं। इस सब्जेक्ट के 2 हिस्से हैं, फाइनेंस है, मैनेजेरियल है और फाइनेंस है। फोकस हमने दोनों के ऊपर, मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं दोनों के ऊपर आप इक्वली फोकस करें। मेरी डिजायर क्या है, मेरी ख्वाहिश क्या है, दोनों में से मैं किसी को भी नहीं कह रहा ये ज्यादा अहम है, किसी को भी नहीं कह रहा, दोनों ही अहम है, इक्वली इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोनों को आप इक्वली फोकस कीजिए। अब आप क्या रिस्क, मुझे डर क्या, आप क्या करेंगे, फाइनेंस के ऊपर ज्यादा मेहनत करेंगे, मैनेजेरियल के ऊपर कम करेंगे, ठीक है। तो अभी ये जो आपको ओरिएंटेशन प्लान दिया गया ना, इसमें जरा लिख लीजिए क्या, कि मैं जितनी मेहनत फाइनेंस के पोर्शन में करूंगा उतनी ही मेहनत मैनेजेरियल के पोर्शन में भी करूंगा, ठीक है। वरना बात ना, अब ये कुछ स्टूडेंट रिस्की अप्रोच भी लेते हैं। वो क्या कहते हैं सर हम फाइनेंस का पोर्शन ही इतना अच्छा कर लेंगे, 50 में से 50 नंबर आ जाएंगे, इधर मैनेजेरियल में 1-2 क्वेश्चन भी निकल गए ना, पेपर पास हो जाएगा। मे भी किसी स्टूडेंट का हुआ भी हो, लोग तो स्टूडेंट तो ये भी कहते हैं सर हमने सिर्फ 2 दिन पढ़ा पास हो गए। अगर आप इस तरह की रिस्की अप्रोच, कहते नहीं आपका दोस्त का, आपको कभी कोई नहीं मिला ऐसा जो कहता मैंने तो सिर्फ आखिरी हफ्ते पढ़ी है, मैंने पूरा लेक्चर पूरे सेशन में लेक्चर आखिरी हफ्ते पास हो गया। तो कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं,
फिर रिस्क पे है, रिस्क लेना चाहते हैं तो ले लें, वो आपका अपना फैसला है। मैं हरगिज ना रिकमेंड करूंगा और ना ही ऐसी अप्रोच फॉलो करेंगे हम जो रिस्की हो। तो हमने क्या करना है, दोनों के ऊपर मेहनत करनी है। और अकाउंटिंग में मुझे आपको कोई धक्का लगाने की जरूरत नहीं, वो आप ऑटो पायलट मोड पे हैं। ये फाइनेंस वाले पोर्शन में, मैनेजेरियल के पोर्शन में ना मुझे आपको झंझोड़ के हिला के कहना पड़ेगा, भाई केस स्टडी करके आए हो, क्यों नहीं करके आए, उसमें मुझे जोर लगाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मैनेजेरियल को भी फाइनेंस के जितनी ही इंपॉर्टेंस दीजिए। देंगे भैया? अगर नहीं देंगे तो फिर क्या होगा? अगर आप कहेंगे नहीं सर फाइनेंस ज्यादा अहम है, मैनेजेरियल अहम नहीं है, तो फिर अगली अटेम्प्ट में भी इसी तरह के स्टैटिस्टिक्स आ रहे होंगे जो आपके सामने। ठीक है जी, ये थी हमारी ओरिएंटेशन। जो चीजें जरूरी थी पहले लेक्चर में बताना, मेरे ख्याल में मैंने आपको बता दी हैं। फिर भी अगर आपके जहन में कोई सवाल हो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं है? सब ठीक है, सब अच्छा है, चलिए ठीक है। कल से इंशाल्लाह फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम अपना स्टार्ट फाइनेंस के पोर्शन से ही करेंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद तरतीब क्या होगी मैं आपको बता देता हूँ। तरतीब हमारी इस तरह होगी, फाइनेंस के 1-2 टॉपिक किए, फिर मैनेजेरियल का टॉपिक, फिर फाइनेंस का टॉपिक, फिर मैनेजेरियल, ताकि बैलेंस रहे। वरना क्या होता है, अगर सारा पहले फाइनेंस कर दें तो एंड पे जो मैनेजेरियल है उसको याद करने के, समझने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए टाइम चाहिए होता है, वो टाइम नहीं मिल पाता। और अगर पहले मैनेजेरियल कर लें सारा तो फिर एंड पे फाइनेंस की प्रैक्टिस थोड़ी डाउन हो जाती है। तो हम चाहते हैं बैलेंस रहे, 1-2 चैप्टर फाइनेंस के, 1-2 चैप्टर मैनेजेरियल के, इस तरीके से चलेंगे हम। ठीक है, और ये जो चैप्टर्स होते हैं ना, याद रखें जितने भी चैप्टर्स हैं ये आइसोलेटेड चैप्टर्स हैं, इंटरडिपेंडेंट नहीं है। यानी आप पूरी फाइनेंस में से या मैनेजर कोई सा भी चैप्टर पहले स्टार्ट कर सकते हैं, उसका पिछले या अगले किसी चैप्टर से डायरेक्ट ताल्लुक नहीं होता। पहले फाइनेंस करें, पहले मैनेजरियल करें, पहले कोई सा भी चैप्टर करें। लेकिन हमने कुछ थोड़ा मैंने तरतीब लगाई हुई है कि आई के आपने कौन से कंसेप्ट पहले समझाए हैं, कौन से बाद, उस लिहाज से एक तरतीब सेट की, मैं उसके मुताबिक चलूंगा। आपको उस पर एतराज़ तो नहीं है? आपको तो सिर्फ ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए सर जो डेडलाइन कमिट की है इसके ऊपर आपने हमें सारे टॉपिक पढ़ाने हैं, उसकी सफिशिएंट प्रैक्टिस करवानी है, पास्ट चैप्टर की सारी प्रैक्टिस करवानी है। ये कौन सा टॉपिक पहले हो कौन सा टॉपिक बाद में, इसमें आपका एतराज़ तो नहीं है? ठीक है, सही है। चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।